स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल जेलीफिश एविल मैगॉट। चुटकी के आने में देर नहीं लगी। जब बॉबी ने एक छोटी बच्ची को घर में आते देखा तो वह झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोला, छोटी बच्ची यहाँ मत आओ, यह बहुत डरावना है। चुटकी अपने रास्ते पर चलती रही। उसकी आंखें उसकी उम्र के अनुरूप बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर रही थी और वह भयानक दृश्य देख रही थी। वह करीब गई और अपनी उंगलियों से बर्तन में खून को महसूस किया। फिर नोरके का सिर उठाकर बारीकी से निरीक्षण किया। बॉबी शॉक रह गया। वह शून्य चेहरे से चुटकी को देखता रहा और उसे ठीक होने में काफी समय लगा। पुलिस या मैजिक एसोसिएशन को भी मत बताए, अगर वे आएंगे तो हम जो चाहते हैं वह नहीं ढूंढ पाएंगे, चुटकी ने कहा। मैंने इस जगह को अलग करने के लिए स्पेस एलिमेंट का उपयोग किया है, यह गंध को बाहर निकलने से रोक लेगा, आदर्श ने कहा। यह क्या है? चुटकी ने बर्तन से चिपकी हुई किसी अजीब सी चीज दिखने वाली की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा। पता नहीं, यह रूसी जैसा कुछ दिखता है, आदर्श ने कहा। चुटकी ने सावधानी से बर्तन में फंसे रूसी को एक वैक्यूम बैग में एकत्र किया ताकि वह उसका प्रयोग कर सके। एक कुशल रोग विज्ञानी को ढूंढे और उसे शरीर का विच्छेदन करने दे, चुटकी ने कहा। विच्छेदन? पोस्टमार्टम? बॉबी ने तुरंत मना करना शुरू कर दिया। यह उसका छोटा भाई था, वह उन्हें अपनी लाश का विच्छेदन कैसे करने दे सकता था? उसे उचित दफन करना लगा। अगर आपको लगता है कि उसकी मौत का असली कारण या इसके पीछे असली अपराधी का पता लगाने की तुलना में उचित तरीके से दफनाना अधिक सार्थक है, तो आप मैजिक एसोसिएशन से किसी को भी अभी भेजने के लिए कह सकते हैं। बेवकूफों का झुंड आपको केवल यही बताएगा कि उसका अंतिम संस्कार करना अधिक सुरक्षित है, चुटकी ने दृढ़ता से कहा। बॉबी को एक छोटी बच्ची से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसने खाली चेहरे से चुटकी की ओर देखा। आदर्श ने बॉबी के कंधे को थपथपाया और उससे गंभीरता से कहा, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके भाइयों की हत्या कैसे हुई, जैसा हम कहते हैं, जो हमने कहा वैसा ही करें। बॉबी एक तर्कसंगत व्यक्ति थे। उसने अपनी सहमति देने के लिए सिर हिलाया और चुटकी को शरीर की देखभाल करने दी। जब चुटकी और पैथोलॉजिस्ट घर के अंदर शरीर का विच्छेदन कर रहे थे, आदर्श और बॉबी बगीचे में बैठे थे। दोनों के हाथ में स्काउट बियर की बर्फ की बोतल थी और वे बीच बीच में घूंट भर रहे थे। वे ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे कुछ समय पहले ही उनका झगड़ा हुआ हो। तुमने अपने बड़े भाई की लाश की देखभाल कैसे की? क्या तुमने इसे जला दिया? आदर्श ने पूछा। उसी दिन। मैजिक एसोसिएशन के एक पुराने फार्मासिस्ट ने कहा कि यह किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी हो सकती है, इसलिए उन्हें इसे जलाना पड़ा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी इसे जलाने पर अड़े रहे, बॉबी ने पुष्टि की। तुम्हारा भाई नॉर्के, वह कब पलटा? उसका दिमाग खराब हो गया। हाँ, तुम्हें कब एहसास हुआ कि वह खुद नहीं है? आदर्श ने पूछा। लगभग 1 सप्ताह पहले। उनका स्वभाव अचानक खराब हो गया। मुझे लगा कि मेरे बड़े भाई के साथ जो हुआ उसके कारण ही वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, बॉबी ने कहा। क्या उसने कोई अजीब व्यवहार दिखाया? आदर्श ने पूछा। कुछ खास नहीं, वो काफी सामान्य लग रहा था। हालांकि हाल ही में उसकी भूख में सुधार हुआ है। और ज्यादा भूख? आदर्श ने तुरंत उन पीड़ितों के परिवारों को याद किया जिनसे उन्होंने मुलाकात की थी। उन्हें उसी बात का जिक्र करते हुए याद आया। खाने के मामले में लूबी नखरेबाज था, लेकिन हाल ही में वह सब कुछ खा रहा है। मैंने सोचा कि वह अंततः बहुत मजबूत होने जा रहा है। उसका कमजोर शरीर भी सुधरने लगा था, लेकिन यह सोचना कि वह अचानक मर जाएगा। आदर्श को याद आया कि पीड़ितों में से एक की मां ने भी यही बात कही थी। क्या आप दोबारा जाकर परिवारों से मिल सकती हैं और उनसे पीड़ितों की भूख के बारे में विशेष रूप से पूछ सकती है? आदर्श ने नंदिनी से पूछा। नंदिनी ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर चली गई। नंदिनी को अपने विंड एलिमेंट की गति से परिवारों से दोबारा मिलने में देर नहीं लगी। वह जल्द ही बॉबी के घर लौट आई। आदर्श को जवाब पहले से ही पता था जब उसने उसके चेहरे पर भाव देखा। प्रत्येक पीड़ित को अपनी मृत्यु से पहले बहुत भूख लगी थी, नंदिनी ने गंभीरता से कहा। उन्होंने जो भोजन खाया वह उनकी सामान्य मात्रा से लगभग 2 से 3 गुना अधिक था। एक भी अपवाद नहीं था। संभावना है कि पुलिस और हंटर इस तरह की छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देंगे। वे यह नहीं मानेंगे कि इसमें कोई समस्या है, लेकिन यह वास्तव में वह सुराग हो सकता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं।
आदर्श ने चुटकी का डाटाबेस खोला और भूख कीवर्ड का उपयोग करके इसे खोजा। हालांकि डूबने के कर्ज के पीड़ितों के हर रिकॉर्ड में उनकी भूख पर ध्यान नहीं दिया गया था, फिर भी उन्हें किसी व्यक्ति की भूख में अचानक बदलाव के बारे में कुछ अन्य जानकारी मिली। भूख? इसका कर्ज से क्या लेना देना है? बॉबी ने असमंजस में पूछा। भूख में वृद्धि आवश्यक रूप से एक अच्छी बात नहीं है, खासकर जब प्रत्येक पीड़ित का वजन सामान्य से बहुत अधिक खाने के बावजूद नहीं बढ़ता है, आदर्श ने उत्तर दिया। जब वे पीड़ितों की भूख पर चर्चा कर रहे थे, चुटकी घर से बाहर चली आई। उसने चमकती आंखों से बगीचे में बैठे तीनों को देखा। हमें कुछ मिला, चुटकी ने कहा। तो हमें भी मिला। आदर्श तुरंत चुटकी को बताया कि कैसे मरने से पहले हर पीड़ित को भूख अचानक बढ़ गई थी। चुटकी ने अपनी खोज साझा करने से पहले कुछ देर सोचा। नॉर्के का शरीर बेहद कमजोर है। उस व्यक्ति की तरह जिसने 10 दिनों से अधिक समय से कुछ नहीं खाया हो। वह केवल बाहर से सामान्य दिखता है, वास्तव में बहुत अधिक पानी पीने के कारण उनके शरीर के अंदर सूजन हो रही है। यह असंभव है, बॉबी चिल्लाया। नॉर्के ने स्पष्ट रूप से बहुत कुछ खाया था। यह कैसे संभव हुआ कि उसका शरीर केवल पानी से भरी एक खाली सीप की तरह था? इसका कोई मतलब नहीं था। मैं अपने सिर में दर्द महसूस कर सकता हूँ, आदर्श ने व्यंग्य पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। उसे इसकी व्याख्या करने की कोई संभावना ही नहीं मिल रही थी। पीड़ित भूख से मर रहे थे। जब उन्होंने सामान्य से अधिक खा लिया, यह बिल्कुल असंभव था, चाहे किसी व्यक्ति का चयापचय कितना भी तेज क्यों न हो। मुझे लगता है कि हमें कुछ सुराग मिल गए हैं। वह घर में गई और खून से भरा घड़ा लेकर लौट आई, चुटकी ने कहा। आदर्श और नंदिनी भ्रमित थे। वो खून का घड़ा बाहर क्यों ले आई? चुटकी ने आदर्श को एक फिल्ट्रेशन नेट पकड़ने के लिए कहा। आदर्श ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और नेट फैला दिया। चुटकी ने जाल के माध्यम से खून डालना शुरू कर दिया। चिपचिपा रक्त निस्पंदन जाल के छोटे अंतरालों से बहता था। इसे देखकर बॉबी को एक जटिल अनुभूति हुई। यह छोटी लड़की कितनी साहसी थी, यहाँ तक कि उसके जैसा जादूगर भी उस भयानक दृश्य से डर गया था, लेकिन छोटी लड़की बिल्कुल सामान्य लग रही थी। जाल से खून गिरता रहा। आदर्श लगभग सवाल पूछना ही चाह रहा था, तभी उसने अचानक नेट में कुछ हिलता हुआ देखा। यह खून के थक्के जैसा लग रहा था, लेकिन यह नरम और टेढ़ा था, जैसे कि थोड़ा सा धक्का देने पर यह जाल से निकल सकता है। वह क्या है? आदर्श ने खून के थक्के की ओर इशारा करते हुए पूछा। इसे मत छुओ, यह बहुत नाजुक है। जैसे ही यह तरल पदार्थ छोड़ेगा, यह मर जाएगा, चुटकी ने उसे चेतावनी दी। आदर्श ने तुरंत अपनी उंगली वापस ले ली। नंदिनी और बॉबी करीब से देखने के लिए ऊपर की ओर आ गए। जाओ थोड़ा पानी ले आओ, चुटकी ने कहा। उसने लाल रंग को धोने के लिए झुरझुराते खून के थक्के पर तुरंत निकाला हुआ पानी डाला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चिपचिपा खून धुल जाने के बाद लहराता हुआ खून का थक्का पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि वह पिघल गया हो। कहाँ गई? आदर्श ने पूछा। यह अभी भी वहीं है, ध्यान से देखो, चुटकी ने कहा। आदर्श ने अपना सिर नीचे किया और करीब से देखा। आखिरकार उन्हें उसी स्थान पर एक पूरी तरह से पारदर्शी छोटा कीड़ा मिला, जहाँ निस्पंदन जाल में रक्त का थक्का था। वह चीज जेलीफिश की तरह नरम थी, लेकिन उससे भी अधिक पारदर्शी थी। यह नंगी आंखों से देखना लगभग अदृश्य था। इसका आकार एक कीड़े के जैसा था और यह अंगूठे से थोड़ा बड़ा था। नंदिनी को स्वीकार करना पड़ा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। नंदिनी को यह जानकर किस्म का माना जाता था, फिर भी उसने पहली बार इस जीव को देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खून का थक्का क्यों था। क्या इसका मतलब है कि डूबने के कर्ज से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खून में यह पारदर्शी कीड़ा था? यदि आपने इसे पहले नहीं देखा तो यह समझ में आता है। यह जीव का लार्वा रूप ही है। वे समुद्र में पर्याप्त पानी लेकर ही अपने असली रूप में विकसित हो सकते हैं, चुटकी ने उन्हें बताया। कौन सा वास्तविक रूप? कहना मुश्किल है। इन जेलीफिश एविल मैगॉट्स के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि उनके अंडे एक भ्रूण की तरह होते हैं, जो किसी भी जीवित प्राणी से जुड़ सकते हैं, जिससे वे अपने मेजबान का रूप ले सकते हैं, चुटकी ने कहा। क्या आप कह रहे हैं कि यह चीज किसी भी प्राणी में विकसित हो सकती है? यदि किसी यह स्कारलेट डीमन से जुड़ जाता तो यह एक स्कारलेट डीमन में बदल जाएगा, और यदि यह एक समुद्री राक्षस से जुड़ जाता है तो यह एक समुद्री राक्षस में बदल जाएगा, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। ऐसा कुछ जीवित जेलीफिश एविल मैगॉट को देखने का यह मेरा पहला मौका है। आखिरकार मैं आज रात इस पर कुछ प्रयोग कर सकती हूँ, चुटकी ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी।
लेकिन डूबने के कर्ज के बारे में क्या ख्याल है? नंदिनी ने पूछा। क्या मैंने यह पहले ही नहीं कहा था? यह जेलीफिश एविल मैगॉट इंसानों सहित किसी भी जीवित प्राणी का रूप ले सकती है, चुटकी ने कहा। आदर्श और नंदिनी शॉक रह गए। क्या वह बेहद डरावना नहीं लग रहा था? निष्कर्ष सुनने के बाद बॉबी गुस्से से चिल्लाया, क्या क्या कहा आपने? मेरे भाई वास्तव में इन जैसे परवरित भुनगे थे? असंभव, यह असंभव है। यह अभी केवल एक अटकलें है, मुझे इसके आगे जांच करनी होगी, चुटकी ने कहा। लेकिन यह कहना या सोचना पागलपन है कि डूबने का अभिशाप का हर पीड़ित वास्तव में इस तरह के एक भुनगा था। एक छोटा पारदर्शी कीड़ा इंसान में कैसे बदल सकता है और इसकी तरह बोलने और चलने में सक्षम कैसे हो सकता है? आदर्श ने सोचा कि चुटकी अतिशयोक्ति कर रही है, यहाँ तक कि उसे भी इस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। इसके बारे में बोलते हुए, मैंने सुना है कि कुछ ही समय पहले समुद्र तट पर एक विशाल कंकाल दिखाई दिया था, चुटकी ने पूछा। ऐसा हुआ, आदर्श ने पुष्टि की। उम्मीद है यह इन प्राणियों का काम नहीं है, अन्यथा यह शहर संभवतः बड़े संकट में है, चुटकी ने गंभीर रूप से कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, डूबने के अभिशाप का कारण। चुटकी ने जेलीफिश एविल मैगॉट को वापस ले लिया। देर रात चुटकी ने आदर्श, नंदिनी और बॉबी को समुद्र तट पर बुलाया। उसके हाथ में एक छोटी सी गोली थी। इसके ठीक मध्य में एक चमकता हुआ लाल बिंदु दिख रहा था। आप क्या कर रही हो? बॉबी ने चुटकी को एक बक्सा खोलते और पारदर्शी जेलीफिश एविल मैगॉट को समुद्र में रखते हुए देखा। जब जेलीफिश एविल को किसी व्यक्ति के हाथ पर रखा गया तो वह नग्न आंखों से दिखना मुश्किल हो गया। हालांकि जब इसे पानी में रखा गया तो वह पूरी तरह से मिल गया। डूबने के अभिशाप के पीड़ितों में से किसी को भी जहर, परजीवी या कर्स का कोई निशान नहीं मिला। इसका कारण यह था कि ये जेलीफिश एविल अब पानी में पहचानने जाने योग्य नहीं थी, चुटकी ने कहा। आपका मतलब है कि डूबने के कर्स के प्रत्येक पीड़ित के शरीर में वास्तव में इस तरह के कीड़े थे। वे इसके नियंत्रण में थे, जिसके कारण पीड़ितों को समुद्र में डूबने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कीड़ों को अपने मेजबान को छोड़कर समुद्र में भागने का मौका मिला। आदर्श ने स्पष्टता से मांग की। बिल्कुल, सच तो यह है कि अधिकांश कीड़े इससे बहुत बड़े होते हैं। जो लोग डूबने के अभिशाप से मरे वे सभी थोड़े ही समय में सूख गए, जैसे कि उनके शरीर की सारी ऊर्जा एक पल में सूख गई हो। लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन कीड़ों ने भारी मात्रा में ऊर्जा लेने के बाद मेजबानों को छोड़ दिया। उन्होंने अपने सारे पोषक तत्व उनके छीन लिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमने भयानक मौतें देखी, चुटकी ने समझाया। चुटकी को पता था कि तीनों को अभी भी विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसने अपने निष्कर्षों के बारे में विस्तार से समझाया। सबसे पहले, यह कीड़े एक प्रकार के अत्यंत भयानक परजीवी प्राणी हैं। वे आमतौर पर समुद्री जल में रहते हैं और पलवक जितने छोटे होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने मुंह, नाक या कान के माध्यम से किसी जीवित प्राणी के शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल शुरुआती दिनों में ये कीड़े मानव शरीर के अंदर रहने में असमर्थ थे, लेकिन कुछ दशक पहले से वे एक ऐसी चीज में विकसित होने लगे जो मानव शरीर को अपने मेजबान के रूप में उपयोग कर सकती है। ये कीड़े किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और पेट से चिपक जाते हैं और पागलपन से अपने मेजबान के पोषक तत्व और भोजन को खींच लेते हैं। इस प्रकार जो लोग डूबने के अभिशाप के अधीन थे उन्हें अधिक भूख लगती थी, क्योंकि वे न केवल अपने लिए ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उन्हें अपने शरीर के अंदर भ्रूण के रूप में कीड़ों को भी खिलाना था। मानव शरीर में ये भ्रूण धीरे धीरे परिपक्व होंगे। उनके मेजबान जो खाना खाते हैं वह अब उनकी जरूरतों का पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वे गुप्त रूप से अंदर रह रहे मेजबानों की ऊर्जा लेने के बजाय विशाल महासागर से वह सारी ऊर्जा प्राप्त करना पसंद करते हैं जो वे चाहते हैं। कीड़े मनुष्यों के शरीर को खाना शुरू कर देंगे, उपलब्ध सारी ऊर्जा को सुरक्षित कर लेंगे और उसे समुद्र में जाने के लिए तैयार करने के लिए अपने अंदर संग्रहित कर लेंगे। फिर ये डरावने छोटे जीव अपने मेजबानों के दिमाग को नियंत्रित करेंगे और उन्हें जल निकायों, विशेष रूप से समुद्र की ओर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। एक बार जब वे समुद्र में पहुंच जाते हैं तो ये कीड़े जो अपने मेजबानों को खा चुके होते हैं,
खाली मानव शरीर छोड़ देंगे और तुरंत उनमें से बची हुई सारी ऊर्जा खींच लेंगे और पीड़ितों को कुछ ही सेकंड में मार देंगे। ये पारदर्शी दुष्ट जीव फिर स्वतंत्र रूप से समुद्र में तैरेंगे और अपना नया जीवन शुरू करेंगे। चुटकी ने बताया कि कैसे कीड़े एक इंसान में प्रवेश करते हैं, उसे परजीवी बनाते हैं, उनके शरीर में बढ़ते हैं और अंत में चले जाते हैं। बॉबी, जो अक्सर समुद्र में तैरने जाता था, तुरंत डर से कांप उठा। उसे अपने पेट में मरोड़ महसूस हो रहे थे, मानो वो उस भयानक दृश्य पिशाचिक कीड़े पर हो। इतना भयानक प्राणी, उन पर नजर रखना मूलतः असंभव है, नंदिनी ने कहा। वे विभिन्न प्रकार के राक्षस जीव थे, जिनमें समुद्री राक्षस, पहाड़ी जानवर, मरे हुए या और यहाँ तक कि कीड़ों जैसे परजीवी जीव भी शामिल थे। कुछ मूल रूप से नग्न आंखों के लिए अदृश्य थे, छोटे शैतान की तरह प्राणियों के अंदर रहते थे और धीरे धीरे उन्हें मार रहे थे। मैंने इसका पूरी तरह से विश्लेषण किया है। इस जेलीफिश एविल के दो अलग अलग रूप है। पहला रूप भ्रूणीय रूप है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। जेलीफिश एविल इस रूप में अविश्वसनीय रूप से कमजोर है, यहाँ तक कि छोटी सी चोट भी उन्हें मार डालेगी और यह मानव शरीर में उनके जीवित रहने की संभावना भी अधिक नहीं है। इस प्रकार जब एक जेलीफिश एविल मानव शरीर में समाप्त हो जाता, तब भी यह आवश्यक नहीं है कि वह मेजबान को डूबने के कर से मार डाले। हालांकि एक बार जब यह जेलीफिश एविल में सफलतापूर्वक परिपक्व हो जाता, तो अपने मेजबान के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है, जो यह मूल रूप से चरण 4 का कैंसर है। इसका कोई इलाज ही नहीं है। जेलीफिश एविल को मारने से मेजबान की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएंगी, लेकिन जेलीफिश एविल को ना मारने का मतलब है कि मेजबान अंततः समुद्र की ओर भाग जाएगा और डूब जाएगा। उनका दूसरा रूप वह रूप है जो वे अपने मेजबान को मारने और समुद्र में प्रवेश करने के बाद धारण करते हैं, लेकिन वे केवल अंडों से निकले बच्चों की तरह होते हैं। अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य प्राणी को खाना जारी रखना होगा, चुटकी ने कहा। इनका पूरा रूप क्या है? आदर्श ने पूछा। मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जेलीफिश एविल के भ्रूण का विश्लेषण किया है, लेकिन मैं उन पर कोई प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं ढूंढ पाई। मैं मानती हूँ कि यह तभी अस्तित्व में है जब वे अपने दूसरे चरण के पूर्ण रूप तक पहुंचते हैं, चुटकी ने कहा। तो अगर हम एक टीका लेकर आ सकते हैं और दुनिया भर के जादुई संगों से अपने लोगों को इसका इंजेक्शन लगाने के लिए कह सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी फिर से डूबने के कर से नहीं मरेगा? चुटकी ने चमकती आंखों से पूछा। नंदिनी को गायत्री द्वीप पर पता चला था कि चुटकी कितनी चतुर थी। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की डूबने के अभिशाप की सच्चाई को इतनी आसानी से जानने में सक्षम होगी, जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। नंदिनी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि आदर्श को वास्तव में इतनी बुद्धिमान कैप्सूल कहाँ मिली। उसकी बुद्धि इस दुनिया से बाहर थी, फिर भी वह केवल एक छोटी लड़की थी। तो क्या आपने प्राणी को समुद्र में बढ़ने के लिए छोड़ दिया है? आदर्श ने पूछा। चुटकी ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ पर छोटी सी गोली लहराई और कहा, मैंने पहले ही इसमें एक ट्रैकर लगा दिया है। चाहे वह कहीं भी हो, मैं उसका सटीक रूप से पता लगा सकती हूँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक कि छोटा जीव अपने अंतिम रूप तक नहीं पहुंच जाता? आदर्श ने पूछा। अब हमें जो करना है वह सबसे मुश्किल हिस्सा है, चुटकी ने कहा। नजर रखना? बॉबी ने पूछा। जीव को ट्रैक करना। हमें जो करना है उससे कहीं अधिक आसान है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कीट को हम ट्रैक कर रहे हैं वह स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि भले ही कीड़ा काफी डरावना होता है, मेजबान छोड़ने के बाद यह बहुत कमजोर हो जाता है। समुद्र में लौटने वाले इन कीड़ों के मरने की संभावना बहुत अधिक होती है। उनमें से केवल कुछ ही अपने अंतिम रूप में विकसित होने का प्रबंधन करते हैं। इसलिए हमें न केवल इसे ट्रैक करने की आवश्यकता है, बल्कि हमें इसकी रक्षा करने की भी आवश्यकता होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित रूप से विकसित हो सके। चुटकी मुस्कुराई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।